हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बेटा हम अपनी जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर 8th क्लास की साइंस का, जिसमें हमने क्या पढ़े, दो टॉपिक पढ़े। एक तो क्या था, सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और दूसरा वो रहते कहाँ हैं। अब सूक्ष्म जीव और हमारे में क्या संबंध है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ अन्य हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। रोग पैदा करते, तभी तो ये हमारे लिए हानिकारक होंगे। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी कि जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। अब बेटा देखो, जो अल्कोहल बनाई जाती है, जैसे सिरका बनता है, तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं बेटा, इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनती है। तो प्राचीन काल से ही हम सिरका वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब किसकी सहायता से होता है, सूक्ष्म जीवों की। और जो दही तो सभी के घरों में बनती है बेटा, सभी इसके बारे में जानते हैं। और तुमने देखा भी होगा अपनी मम्मी को या दादी को, किसी को भी दही जमाते हुए। तो वो दही कैसे जमती है बेटा, इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक है। और बेटा जो केक और ब्रेड जो बनते हैं, उनका आटा फूलता है, वो भी किसकी सहायता से फूलता है, किसकी सहायता से बनता है, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। अब बेटा तुमने देखा होगा कई बार वर्षा के मौसम में क्या होता है, कुछ हमारी जो सब्जियां होती हैं वो गल जाती हैं और उनमें क्या आ जाते हैं, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही बेटा छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। वो भी क्या कर देते हैं, हमारी सब्जी वगैरह हो गई या फल फ्रूट, उन सबको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते, गला सड़ा देते हैं, ठीक है ना। तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि करने में भी किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब बेटा क्या होता है, जीवाणु, हम अभी मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे, तो हम उनकी सभी अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो बेटा जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, एवं कृषि से और ये औषधि बनाने में कैसे प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। जैसे कि बेटा अब तुम जैसे दही जमाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव है, वो क्या कर रहा है, हमारे लिए लाभप्रद है। हमारे क्या, दही हमारे लिए अच्छी होती है ना, तो वो दही बनाने में हमारी मदद कर रहा है सूक्ष्म जीव। तो ऐसे ही मिट्टी की उर्वरता क्या होती है बेटा, उसको उपजाऊ बनाने में। अब उपजाऊ बनाने का मतलब क्या है बेटा, कि उपजाऊ बनेगी तो उसमें हमारी फसल अच्छी होएगी, जो भी हम उसमें क्या उगाएंगे वो हमें क्या होगा, स्वस्थ मिलेगा, ठीक है। और स्वस्थ क्यों मिलेगा, क्योंकि बेटा वो क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते कैसे, उपजाऊपन को कैसे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो वायु के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं एक कंपाउंड में, जो तुम आगे जाकर पढ़ोगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, जिसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे ईजिली ले सकते हैं। जैसे तुम कच्चे भोजन को नहीं खा सकते ना, ऐसे ही बेटा वायु में विद्यमान नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते, उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, ठीक है, कंपाउंड में, और फिर वो क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है बच्चा। तुम्हें समझ आ गया होगा अब यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये तो सभी को पता है। हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाती है, और हमें आश्चर्य हुआ ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा बेटा सूक्ष्म जीव की सहायता से हुआ। और कौन से सूक्ष्म जीव की सहायता से, मित्रपद। और बेटा इस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है इसका, लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, दूध को दही में जमाने का कार्य करता है। अब दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब वो दही में परिवर्तित कैसे करता है बेटा, तो जो ये हमने थोड़ी सी उसमें क्या मिलाई थी, दही मिलाई थी ना बेटा,
तो वो क्या करता है बेटा, उनकी वृद्धि होने लगती है अपने ही जैसे जनन, तुम जानते ही हो, जनन पढ़ चुके हो, तो जनन के द्वारा वो क्या करता है, अपने ही जैसी प्रजाति की वृद्धि करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, हमारे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक क्या है, दही। अब दही का ही प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। तो वो क्या करता है बेटा, हमारी इडली, रवा और भटूरे को सॉफ्ट बनाने में और उनको अच्छे से फूलने में, उसको गलाने में, एक तरह से नरम बनाने में मदद करता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो बेटा अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, किसका, जिस भी चीज़ में हम उसको डालते हैं। तो नेक्स्ट क्रियाकलाप क्या है बेटा, 2.3, एक बर्तन में 0.5 किलोग्राम आटा एवं मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। ठीक है, तुमने क्या क्या लिया, आटा लिया या फिर मैदा ले लो, और उसमें क्या करो, थोड़ी चीनी मिलाकर गर्म जल में मिलाया। इसमें थोड़ी मात्रा में एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। अब 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ और फूला हुआ पाया। यीस्ट पाउडर के साथ मैदा ये और खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। तो बेटा देखो, पहले आटा ऐसा था और फिर उसके बाद कैसा हो गया, फूल कर इस तरीके का। तो ये किस कारण से हुआ बेटा, हमने इसमें क्या मिलाया है, चुटकी भर यीस्ट पाउडर। और यीस्ट पाउडर क्या है बेटा, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो उसने उसमें क्या किया, वृद्धि की, और वृद्धि करते ही क्या हुआ बेटा, हमारा आटा फूल गया। तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते। अब देखो बेटा, आटा कैसे फूल गया ये, तो बेटा आटा ऐसे फूलता है कि मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है, जब श्वसन होता है तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद हम उच्छ्वसन में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बेटा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही बेटा जो यीस्ट होता है सूक्ष्मजीव, वो श्वसन प्रक्रिया करता है, सांस लेता है, और सांस लेने के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, किसको, ऑक्सीजन को। और फिर वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बेटा क्या होती है, वो इकट्ठी होने लगती है आटे के अंदर। तो आटे के अंदर वो इकट्ठी होने की वजह से क्या होता है बेटा, वो फूलने लगती है, और इसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है बेटा, आयतन वो चीज़ होती है कि कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है, वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो इस तरह के आटे से बेटा हम ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, केक बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, ऐसे यीस्ट का प्रयोग करके। तो बेटा सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, तो बड़े स्तर पर अल्कोहल एवं शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग मतलब बेटा व्यापार के तौर पर या बड़े रूप से, एक बड़े स्तर पर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बड़े स्तर पर बेटा अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, या एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाने में, जो कि तुम क्या किस में यूज करते हो, चाउमीन वगैरह बनाने में। तो इन सब के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन होता है। तो बेटा गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा होती है, उसमें कौन विद्यमान होता है, यीस्ट, जो क्या करता है, फिर उन सबको बदल देता है, गेहूँ, चावल, फलों के रस को अल्कोहल में और शराब में बदल देता है। इससे क्या होता है, अल्कोहल और शराब बनती है। अब बेटा क्रियाकलाप 2.4 में देखो, 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए और इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रख लीजिए। उष्ण स्थान यानी कि बेटा गर्म स्थान पर। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। तो बेटा अब तुमने क्या किया था, क्या किया बेटा, 500 ml यानी कि आधा लीटर तुमने क्या लिया बीकर में, आधे लीटर के बीकर में बेटा तुमने उसका तीसरे हिस्से तक उसको भर लिया। ठीक है, यानी आधे से भी एक हिस्सा ज़्यादा।
ठीक है बेटा। और उसमें क्या किया तुमने, 2 से 3 चम्मच चीनी डाली और फिर उसमें क्या डाला, हाफ चम्मच यीस्ट पाउडर डाला और उसको 4-5 घंटों के लिए गर्म स्थान पर रख दिया। गर्म स्थान पर क्यों रखा, ठंडे पर क्यों नहीं रखा? तो बेटा गर्म स्थान पर इसलिए रखा कि गर्म स्थान पर ये सूक्ष्मजीव क्या है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। और तेज़ी से वृद्धि करेंगे तो वो जिसमें भी हमने डाला है तो उसको क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे अब तुम क्या करते हो, खाने को गैस पर रख दो तो अगर उसमें तेज़ करोगे उसकी आंच तो क्या होगा, वो जल्दी से बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका तापमान बढ़ गया। तो ऐसे ही बेटा हम गर्म स्थान पर, उष्ण स्थान पर उसको ढककर रख देंगे तो उससे क्या होगा, सूक्ष्मजीव वृद्धि करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा और उसमें हमें एक तरह की स्मेल आएगी। तो यह गंध किसकी होगी बेटा, अल्कोहल की, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी किस में बदल गई, अब अल्कोहल में। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो बेटा किण्वन ये भी बोल सकते हैं, किण्वन का दूसरा नाम क्या है, किण्वन प्रक्रिया का, तो फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो बेटा अब किण्वन प्रक्रिया होती क्या है, तो किण्वन प्रक्रिया होती है बेटा चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी, किण्वन प्रक्रिया की, तो बेटा इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। ठीक है। और 1857 में, ये रहा तुम्हारे डायग्राम। अब बेटा क्या सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या है, तो बेटा मैं बता रही थी जो, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर अपनी पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। प्रतिजैविक क्या होता है बेटा, प्रति मैंने तुम्हें बताया था, प्रति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का विरोध करना। जिस भी शब्द के आगे प्रति लग जाएगा वो क्या करेगा, उस वर्ड का, उस शब्द का विरोध करेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा, प्रतिजैविक, यानी कि वो जैविक शब्द का विरोध करेगा। और जैविक क्या है बेटा, जीवाणु। ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा, जीवाणुओं का विरोध करेगा। कौन, प्रतिजैविक की गोली। तो प्रतिजैविक की गोली तुम्हें देते हैं अथवा कैप्सूल देते हैं। तो क्यों देते हैं बेटा, कि अगर तुम्हें कोई सूक्ष्म जीव है और वो कौन सा, जीवाणु, अगर जीवाणु ने तुम्हें कोई, जीवाणु के कारण तुम्हें कोई रोग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए तुम्हें कौन सी गोली दी जाती है, प्रतिजैविक की। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको विरोध करेगा, किसका, जीवाणु का, जिससे फिर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा धीरे धीरे। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। अब ये प्रतिजैविक की गोलियां कैसे बनती हैं बेटा, अब बेटा प्रतिजैविक की गोलियां भी कैसे बनेगी। अब हमने अभी कहा था कि दो तरह के जीवाणु होते हैं, एक तो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और एक हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। तो जो हानिकारक जीवाणु ने हमें नुकसान पहुंचाया तो उनको हम कैसे मतलब सही करेंगे या उनको हम कैसे रोकेंगे, तो हम बेटा जो हमारे लिए अच्छे होते हैं उन जीवाणु का प्रयोग करके हम उनको रोकेंगे। जैसे कि बेटा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ चुके होंगे 7th क्लास में कि हमारे रक्त के अंदर के कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं बेटा, उनके अंदर भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रोग जाते हैं या हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रवेश करते हैं उनसे लड़ते हैं, वो हमारी मतलब स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो ये प्रतिजैविक की गोलियां होती हैं, इसमें बेटा कुछ हमारे लाभप्रद जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा ये बनाई होती है, ताकि वो क्या करे, जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर दे तथा उनकी वृद्धि को रोक दे। इसी प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। अब एंटीबायोटिक क्यों कहते हैं बेटा, प्रतिजैविक का नाम है इंग्लिश में एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे कि बेटा आजकल तुम देखोगे अलग अलग तरीके की जो प्रतिजैविक की दवाइयाँ हैं या औषधियाँ, उनका निर्माण हो चुका है। जैसे उनमें से क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो बेटा ये तीनों तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोई भी 3-2 एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक गोलियों का नाम बताइए, तो क्या बता सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं ये, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता। अब बेटा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन कोई भी नाम दे देगा तुम्हें, जैसे इनमें से मान लो तुम्हें दे दिया टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक को किसकी मदद से बनाया जाता है, तो बेटा हम किस सूक्ष्मजीव की मदद से इनको बनाते हैं, कवक एवं जीवाणु की सहायता से हम इनको बनाते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है।
जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो सन 1969 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से क्या बनी? पेनिसिलिन बनाई गई। तो बेटा अब तुम ये कह सकते हो कि जो पेनिसिलिन है वो क्या एक प्रतिजैविक है और वो किससे बनी है? फफूंद से बनी है। ठीक है, और उसकी खोज किसने की है? अलेक्जेंडर ने की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक बनी थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और वो किससे बनी हुई है? फफूंद से बनी है। वो क्या करती है बेटा? वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में हमारी मदद करती है। आई होप तुम्हें सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड समझ आ गए होंगे। अब बेटा क्या है? पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब देखो बेटा, जो पशुओं को हम आहार देते हैं तो हम उस आहार में क्या करते हैं? प्रतिजैविक मिला देते हैं। क्योंकि बेटा देखो, अब हम तो हैं, हम बीमार हैं तो हम बोल देते हैं, हमें थोड़ा सा भी कुछ महसूस होता है तो हम बोल सकते हैं। लेकिन बेटा जो पशु वगैरह होते हैं वो बोल नहीं पाते अगर उनको बीमारी होती है। तो इसीलिए हम उनको पहले से ही क्या देते रहते हैं? बीच बीच में प्रतिजैविक की गोलियां देते रहते हैं खाने के साथ। जैसे तुम्हें आयरन की टैबलेट मिलती हैं, स्कूल्स में मिलती होंगी खाने के लिए। वो क्या करती हैं तुम्हारे अंदर? बताओ क्या करती हैं? वो तुम्हारे अंदर आयरन की जो कमी है उसको पूरा करने में सहायता करती है। तो ऐसे ही वो प्रतिजैविक की गोलियां पशुओं के अंदर क्या करती हैं, या फिर डॉग जो होते हैं उन सभी को भी हम ये उनके खाने में प्रतिजैविक की गोलियां मिलाकर देते हैं, ताकि उनके अंदर जो खाने के द्वारा सूक्ष्म जीव प्रवेश कर चुके, जो उनको रोगों से ग्रसित कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सके। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग का नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है? ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए और उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देगी। सर्दी जुकाम एवं फ्लू एवं प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का हम आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।